दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी हमारा जो पहला इंप्रेशन होता है वो आखिरी इंप्रेशन होता है। तो जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं, यानी ये जो रिज्यूम है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने वाला है। तो इसीलिए जब आप रिज्यूम बना रहे हैं तो ये आपका जो रिज्यूम है वो भी जबरदस्त होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक अट्रैक्टिव रिज्यूम को बनाया जाता है, किन बातों की सावधानी हमें रिज्यूम को बनाते वक्त रखनी है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल आचार्य, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक सीवी और रिज्यूम में क्या फर्क होता है। कई बार स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सीवी और रिज्यूम को सेम चीजें समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीवी और रिज्यूम दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे। करिकुलम विटे एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैंडल करी है, इन सभी चीजों की डिटेल किसके अंदर मेंशन होती है, इन सभी चीजों की डिटेल मेंशन होती है सीवी के अंदर। सीवी बनाते वक्त पेजेस की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो जब आप सीवी क्रिएट कर रहे हैं तो आप कितने भी नंबर ऑफ पेजेस यूज कर सकते हैं। पर जब हम रिज्यूम की बात करते हैं तो रिज्यूम आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक शॉर्ट समरी है, यानी आपने जो भी एजुकेशनल अभी तक ली है उसकी एक शॉर्ट डिटेलिंग हमें रिज्यूम में मिलती है। रिज्यूम को बनाते वक्त एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि आपका जो रिज्यूम है वो लगभग 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए, इससे बड़ा रिज्यूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों 80% रिज्यूम्स को उनके फर्स्ट लुक के बेसिस पे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में 80 लोगों को उनके रिज्यूम के बेसिस पे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर वो जॉब आप पाना चाहते हैं तो आपका जो रिज्यूम है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर है वो आपका रिज्यूम देखते ही उसके मन में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाए। एक रिज्यूम का जो पर्पस होता है वो होता है आपको इंटरव्यू तक पहुंचाना, राइट। तो अगर आप में बहुत टैलेंट भी है पर अगर आपका रिज्यूम बढ़िया नहीं है तो हो सकता है कि आपका रिज्यूम फर्स्ट लुक में ही रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आप हमेशा इस बात के ट्राई कीजिए कि जब आप रिज्यूम बना रहे हैं तो आपका रिज्यूम देखने में बेहतर होना चाहिए। उसमें आपकी वर्क एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके अचीवमेंट और आपकी स्पेशल स्किल्स के बारे में शॉर्ट डिटेल्स मेंशन हो और आपका जो रिज्यूम है वो एक बेहतर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया हो। अब यहाँ पे हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका हमें ध्यान रखना है किसी रिज्यूम को बनाते वक्त। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रिज्यूम्स के 2 फॉर्मेट हैं। पहला जो फॉर्मेट है जो कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड में है, ये जो फॉर्मेट है ये बहुत ही कॉमन रिज्यूम का फॉर्मेट है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर आप अपने दोस्तों को देखेंगे तो वो इसी तरह का एक रिज्यूम बनाते हैं। तो ये काफी घिसा पिटा फॉर्मेट है और इसको आपको अवॉइड करना है। जब आप रिज्यूम बना रहे हैं तो आप एक थोड़ा एडवांस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए जब हम इस तरह के फॉर्मेट में अपना रिज्यूम बनाते हैं इसमें जो आप डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं वो डिटेल ज्यादा रीडेबल है और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ज्यादा बेहतर तरीके से की गई है। तो जब भी आप अपना रिज्यूम बनाएं वो कुछ इस तरह से बनाएं कि वो आंखों को देखने में ज्यादा अच्छा लगे, आंखों को अट्रैक्टिव लगे। एक रिज्यूम को हम 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। रिज्यूम में सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है, इसके बाद समरी ऑफ क्वालिफिकेशन आता है, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस और कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन है तो इन सभी चीजों की जानकारी दी जाती है और अंत में आपकी स्किल, अगर आपने कुछ अवार्ड जीते हैं, कोई स्कॉलरशिप जीती है और अगर आपने किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो इन सभी चीजों की जानकारी सबसे लास्ट में दी जाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन सेक्शंस में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो रिज्यूम में पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिखते वक्त आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है और ये जो नाम है ये नाम आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। तो जब भी आप नाम मेंशन कर रहे हैं तो इस बात को इंश्योर कर लीजिए कि आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो सही लिखी गई है और वो आपके एज पर द 10th सर्टिफिकेट मेंशन की गई है। इसके बाद आपको रिज्यूम में अपना एक्टिव फोन नंबर मेंशन करना है। एक्टिव फोन नंबर क्या चीज होती है? एक्टिव फोन नंबर से मेरा मतलब है कि अगर आपको एम्प्लॉयर आपके फोन पे कॉल करता है तो उसे ये सुनाई नहीं देना चाहिए कि इस नंबर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं या इस नंबर पे अभी वैध रिचार्ज उपलब्ध नहीं है। इस तरह के मैसेजेस आपके एम्प्लॉयर को सुनाई नहीं देने चाहिए। तो आप जो भी फोन नंबर मेंशन करते हैं वो हमेशा चालू होना चाहिए और साथ ही साथ वो हमेशा आपके पास अप्रोचेबल होना चाहिए। तो अगर आपको एम्प्लॉयर कॉल भी करता है तो आप उसको हमेशा आंसर कर सकें, आप ऐसा नंबर अपने रिज्यूम में मेंशन करें। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। दोस्तों जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम कई तरह के अटपटे ईमेल आईडीज क्रिएट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह के ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल gamer007@gmail.com या फिर कुछ लोग इस तरह के भी ईमेल आईडी बनाते हैं लाइक angel121@gmail.com।
कुछ लोग अपने नाम से भी ईमेल आईडी बनाते हैं, पर अपने नाम के आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स से किसी का नाम है नीरज, राइट, तो वो क्या करेगा, कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखा है कि वो अपने नाम के आगे $N लगा देंगे @gmail.com। तो ये जो सभी मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाए, ये एक बैड ईमेल आईडी के एग्जांपल्स हैं। आप जब भी ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरह की ईमेल आईडीज हमें अवॉइड करना है। आपका जो ईमेल आईडी है वो बहुत सिंपल होना चाहिए और वो थोड़ा फॉर्मल दिखना चाहिए। लेट्स से कि अगर आपका नाम नीरज है, राइट, और आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एक ईमेल आईडी इस तरह से बना सकते हैं, neeraj01@gmail.com। तो ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा कि इस ईमेल आईडी में आपका प्रॉपर नाम भी समझ में आ रहा है और ये ईमेल आईडी याद करने के लिए भी आसान है। तो जो हम प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाते हैं वो याद करने में आसान होनी चाहिए और पढ़ने में सिंपल होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस की। तो जब आप रिज्यूम में अपना एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो जस्ट आपको स्टेट और कंट्री मेंशन करना है, कंप्लीट एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है, वो आपसे उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उस ऑफिस में लिए जाएंगे, तो हमें रिज्यूम में कंप्लीट एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाएं और इस लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक अपने रिज्यूम में जरूर मेंशन करें, बिकॉज लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपके रिज्यूम को एक प्रोफेशनल लुक देगा। अगर आपको इस चीज के लिए हेल्प चाहिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मैं एक पूरा वीडियो लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव। जब आप अपना रिज्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी लिखना होता है और 90% लोग ये ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि हमें अवॉइड करना है। आप किसी भी कंपनी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके मन से आना चाहिए। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को समझिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने उस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया है। ऑब्वियसली देखिए, पहला रीजन तो सैलरी है कि आप सभी को सैलरी चाहिए, पर किसी भी कंपनी में या किसी भी पोस्ट के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे सैलरी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आई एम श्योर जब आप सोचेंगे तो आप कम से कम 2-3 लाइन ऐसी लिख पाएंगे कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे क्यों आपने अप्लाई किया है। तो मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अपने मन से लिखें, गूगल से कॉपी पेस्ट करके ना लिखें। थर्ड पॉइंट आता है समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी जानकारी। इसमें जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो आपकी सबसे रीसेंट डिग्री है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर लेट्स से अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप अपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिटेल लिखेंगे। इसके बाद आप अपने 12th स्टैंडर्ड की डिटेल लिखेंगे अगर आपने 12th किया है, और फिर इसके बाद आप 10th की डिटेल लिखेंगे। 10th से पहले की डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। देन अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे आए हैं, अगर आपने डिस्टिंक्शन अचीव किया है या फिर आपने क्लास में कोई पोजीशन वगैरह अचीव करी है, तो उसकी डिटेल भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ग्रेड्स मेंशन करना जरूरी नहीं है। फाइनली फोर्थ पॉइंट पे आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी है तो उसकी जानकारी आ सकती है। अगर आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि सबसे आपकी करंट जॉब थी, जो कि सबसे लेटेस्ट जॉब आप कर रहे हैं या फिर लास्ट में जो सबसे आपने जॉब करी है, उस जॉब की जानकारी दे सकते हैं। जॉब की जानकारी देते वक्त दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि आपको अपनी कंपनी का नाम और जिस शहर में आपने जॉब करी है उसकी डिटेल हमें मेंशन करनी होती है। जो भी जॉब्स आपने करी है उनमें क्या क्या आपकी ड्यूटीज थी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और जो भी करंट जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेवेंट है, उन सभी ड्यूटीज को आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है सर्टिफिकेशंस। अगर आपने जॉब के अलावा या आपने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी तरह की कोई सर्टिफिकेशंस करे हैं, कोई एडिशनल कोई कोर्स किया है तो या फिर कोई इंटर्नशिप वगैरह करी है, तो इन सभी चीजों की जानकारी आप सर्टिफिकेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस में आप सभी तरह के सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी तरह का कोई कोर्स आपने किया है, इन सभी चीजों की जानकारी आप दे सकते हैं। अंत में आती है स्किल्स। स्किल्स में हमें क्या क्या लिखना होता है। स्किल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आपकी जनरल सॉफ्ट स्किल्स, दूसरी है कंप्यूटर या टेक्निकल स्किल्स और थर्ड वन आती है आपकी लैंग्वेज स्किल्स, राइट। तो सॉफ्ट स्किल्स में हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आप मेंशन कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग, टीम वर्क एक्सपीरियंस, एनालिटिकल थिंकिंग, फास्ट लर्नर, राइट। तो सिर्फ यही 3 सॉफ्ट स्किल्स आपको नहीं लिखनी है। आप गूगल पे जाइए, वहां पे आपको अलग अलग तरह की सॉफ्ट स्किल्स देखने को मिलेगी और उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में थोड़ा समझिए और उन सॉफ्ट स्किल्स में से आपके सुटेबल कौन सी स्किल्स हैं, यानी जो सच में आपके अंदर हो, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और वो सॉफ्ट स्किल्स आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है कंप्यूटर या टेक्निकल स्किल्स। कंप्यूटर या टेक्निकल स्किल्स
स्किल्स में उन चीजों के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं जो कि आपको कंप्यूटर के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको आता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इंटरनेट और एक्स्ट्रा अगर आपने और कोई किसी तरह की स्किल्स आपको आती हैं तो उन चीजों की जानकारी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में लैंग्वेज स्किल्स में जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं उनकी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई अदर लैंग्वेज जिससे आप फेमिलियर हैं, उन सभी चीजों की डिटेल्स आप लोग दे सकते हैं। रिज्यूम के अंतिम भाग में आता है अवार्ड एंड एक्टिविटीज। अवार्ड एंड एक्टिविटीज में अगर आपने अपने कॉलेज के किसी फंक्शंस में या फिर किसी और दूसरे तरह के फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया है या फिर अगर आप किसी नेशनल एसोसिएशन के पार्ट हैं उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप जीती है, कोई स्पेशल अवार्ड जीता है या इस तरह का कोई खास पुरस्कार आपको मिला है तो इन सभी चीजों की जानकारी आप अवार्ड एंड एक्टिविटीज में मेंशन कर सकते हैं। एक चीज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि रिज्यूम को बनाने का कोई एक खास तरीका नहीं है, यानी रिज्यूम को अनगिनत तरीकों से बनाया जा सकता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा रिज्यूम है वो देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए और वो देखने में साथ ही साथ फॉर्मल भी होना चाहिए। रिज्यूम को बनाते वक्त कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो फॉन्ट है जब आप रिज्यूम बना रहे हैं वो फॉन्ट सेम साइज का ही होना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट में यानी पूरे रिज्यूम में आप जो भी फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम फॉन्ट का इस्तेमाल करें और जो सबका साइज रखें वो भी बराबर रखें। रिज्यूम में बस जो आपका नाम होता है वो थोड़ा सा बोल्ड लिखा जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है ताकि जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यूअर है, उसको आपका नाम स्पष्ट रूप से दिख सके। देन रिज्यूम में आपकी जो अचीवमेंट्स हैं या जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उन स्पेशल पॉइंट्स को आप बोल्ड लेटर से दिखा सकते हैं। ऐसा करने से जो एम्प्लॉयर है उसके अटेंशन में आपके ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद जो फॉन्ट साइज हमें रखना है वो 10, 11 या 12 इन तीनों पॉइंट्स के बीच में ही रखना है। काफी ज्यादा बड़े फॉन्ट्स या फिर छोटे फॉन्ट्स का इस्तेमाल हमें रिज्यूम में अवॉइड करना है। जब भी आप रिज्यूम में कोई भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो आप फॉर्मेटिंग का जरूर ध्यान दें कि जो भी आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं या फिर कोई भी डेट्स आपने रखी है तो उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रिज्यूम में कहीं पे डेट्स मेंशन कर रहे हैं तो सब जगह जो डेट्स की फॉर्मेटिंग है वो एक जैसी ही दिखनी चाहिए। रिज्यूम की जो लेंथ होती है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो जब आप रिज्यूम बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो कंप्लीट रिज्यूम है वो मैक्सिमम 2 पेजेस के अंदर आ जाए। अंत में आपका जो रिज्यूम है वो प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए और उसको देख के किसी का भी उसे पढ़ने का मन करे। इस तरह का आपका जो फॉर्मेटिंग है और इस तरह की जो शेप है वो आपके रिज्यूम की होनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में आप सभी से जस्ट एक बात शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जिंदगी के आसमान में उन्हीं लोगों की उड़ान ऊंची होती है जिनके पास हौसलों के पंख होते हैं। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एक अच्छा रिज्यूम प्रिपेयर कीजिए, अपनी स्किल्स को बेटर कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी के लिए एक रिज्यूम टेम्पलेट का लिंक डाल दिया है। तो अगर आप अपने लिए रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आप उस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।